जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करें। अच्छा, जो रात पहले दिन आए हैं वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में भी तो पहले दिन आए थे तो परेशान नहीं थे आप, तो कोई मसला नहीं। क्या परेशानी थी? टेंशन फ्री होता है ना बच्चा, तो उसे तो वैसे ही टेंशन नहीं होती। तो बस एक छोटी सी बात समझ लें, अब हम जो आज बातें करेंगे ना उनका कल वाली बातों से लिंक नहीं होगा, इसलिए एक छोटी सी बात समझ लें जो हमने कल के लिए पढ़ी थी, ताकि आज आप हंसी खुशी पढ़ें जाके। फिर मेरी कोशिश होगी यूट्यूब के ऊपर ये कल वाला लेक्चर अपलोड करवा दूं, और कोशिश हो तो आज वाला भी करवा दूं, ताकि आप उसे कवर अप कर लें। लेकिन अभी हमारी जो बातें हैं कुछ खास पिछले से लिंक नहीं है। अच्छा, ये नोट्स हाथ खड़े कर दें जिनके पास नहीं अवेलेबल। अच्छा, एक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जो मैंने पढ़ानी है, वो थी जी इनटेंजिबल एसेट की। बस ये देख लें, कल हमने इनटेंजिबल्स शुरू किया था। टेंजिबल्स होते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो आपने इंट्रो FR1 में पढ़ा हुआ है। इनटेंजिबल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें तीन चीज़ें पाई जाएं। नंबर 1, आइडेंटिफिएबल हों, नॉन मॉनिटरी हों, और इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। अब इन तीनों चीज़ों को अलग अलग देखते हैं। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है वो आइडेंटिफिएबल है, यानी शनाख्त हो सकती है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। कई दफ़ा सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हुआ होता तो आप कहते हैं सॉफ्टवेयर उड़ गया है, तो कुछ है तो उड़ा है ना, कुछ है तो उड़ा है ना, कुछ ना होता तो उड़ता कैसे? तो इसका मतलब है आइडेंटिफाई हो सकता है। सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है? अच्छा, एक बार याद रखिएगा, ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये मनी नहीं है, पैसे नहीं है, इसलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है नॉन मनी। मॉनेटरी लफ्ज IAS 21 में पढ़ेंगे, नॉन मनी फिलहाल समझ लें। क्या मैं कह सकता हूं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉट अ मनी, ये पैसे नहीं है, तो इसलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नॉन मनी कहा जाता है। बहरहाल ये IAS 21 में डिटेल से डिस्कस होगा। थर्ड, ऑब्वियसली विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। माना कि कंप्यूटर हार्डवेयर में से सॉफ्टवेयर उड़ जाए, वो बात अलग है, लेकिन क्या आप उसको टच कर सकते हैं? उड़ते हुए को टच नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर में तीन बातें पाई जाती हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई हो सके। नंबर 2, नॉन मनी हो, पैसे नहीं है ये। और नंबर 3, फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। ये तीन बातें होगी। आज एक एग्जांपल जो कल की क्लास में नहीं दी थी, मिसाल के तौर पे एक साहब हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास फिशिंग राइट है। मच्छियां, सुनिए, मच्छी, फिश निकालने का राइट है। इधर ही अपनी जगह पे बैठा करो वरना क्लास इम्बैलेंस ही हो जाती है। इधर बैठे थे। फिशिंग राइट है, क्या है मेरे पास? फिशिंग राइट। फिशिंग राइट है, मछलियां निकालने का हक। अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गया और इसने कहा कि मुझे कराची के साहिल के ऊपर जाके 5 साल तक मछलियां निकालने का राइट दे दो। अब लाइसेंस जो इसको मिल गया, तो ये लाइसेंस एक कागज का टुकड़ा होगा या टुकड़ा होगा? टुकड़ा होगा। कागज का एक टुकड़ा होगा। इसका नाम क्या होगा? लाइसेंस। लाइसेंस इसका नाम होगा। ये जो कागज का टुकड़ा है ये फिशिंग लाइसेंस है। फर्ज करें असलहे का लाइसेंस आपने सुना होगा, लिया हो, असलहे का लाइसेंस आपने सुना होगा, तो फिशिंग लाइसेंस भी इसी तरह होता है। तो ये जो फिशिंग लाइसेंस है, ये जब बंदा हुकूमत से जाके बाय करेगा, फर्ज करें ये 5 मिलियन का बनता है, ये 5 मिलियन का इसको हुकूमत से मिला, और हुकूमत ने कहा 5 साल तक यू कैन कट बड़ी बड़ी मच्छियां। अब बड़ी बड़ी मछलियां 5 साल तक यहां से निकाल सकते हैं, छोटी आ गई बोनस। अब मुझे आप ये बताएं, ये जो फिशिंग लाइसेंस है ये टेंजेबल है, इनटेंजेबल है? टेंजेबल है, इनटेंजेबल है? आई एम टचिंग दिस लाइसेंस इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल। इट हैज फिजिकल सब्सटेंस। फिशिंग लाइसेंस, फिशिंग लाइसेंस, इट हैज फिजिकल सब्सटेंस। मोहतरम, कागज के टुकड़े से फिशिंग लाइसेंस टेंजेबल नहीं बन जाता। कागज के टुकड़े में जो पीछे छुपा हुआ इजाजतनामा है वो एसेट है, वो इनटेंजेबल ही है। जैसे अगर सॉफ्टवेयर CD में डाल जाए तो ये नहीं कह देंगे कि ये CD जो है वो हार्डवेयर है, तो पूरा सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर है। तो इसलिए ये जो कागज का टुकड़ा वगैरह फिशिंग लाइसेंस में आपको मिलेगा ना, इसमें आपने ये नहीं कहना कि इट हैज अ फिजिकल हकीकत, तो इसलिए ये इंटेंजेबल नहीं है। नो नो, इट इज इंटेंजेबल। तो फिशिंग लाइसेंस एक और मिसाल दे दी। कल कौन सी मिसाल दी थी? सॉफ्टवेयर। आज कौन सी मिसाल दी? फिशिंग लाइसेंस। तो फिशिंग लाइसेंस पे भी ये तीनों टेस्ट लगा लें। फिशिंग लाइसेंस क्या है? आइडेंटिफाई हो सकता है, इजाजतनामा, उर्दू में इजाजतनामा। इंपोर्ट लाइसेंस भी होते हैं, आप सुने होंगे, इंपोर्ट करने की इजाजत ले रहे हैं हुकूमत से। एक्सपोर्ट कोटाज, एक्सपोर्ट करने की इजाजत, ये सारी चीजें इंटेंजेबल हैं।
जिसकी जो मनी नहीं है और इसकी फिजिकल हकीकत नहीं है। ये तीन बातें किसमें पाई जाएंगी बोले? जिसमें ये तीन बातें पाई जाएंगी उसे क्या कहा जाएगा? लेकिन इससे पहले जरूरी है कि उसका क्या होना जरूरी है? एसेट। एसेट की डेफिनेशन वही है जो आपने इंट्रो F1 में पढ़ी हुई है। एसेट एक ऐसी रिसोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? कंट्रोल एज अ रिजल्ट ऑफ और जिससे फ्यूचर में क्या आने हैं? बेनिफिट्स आने हैं। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, एसी लगे हुए हैं, ये भी एसेट्स हैं, सॉफ्टवेयर भी एसेट्स हैं। ये इनमें सारी बातें पाई जा रही हैं। ये आप कंट्रोल भी कर रहे हैं पास्ट इवेंट की वजह से। पास्ट इवेंट होते हैं इनको जाके बाजार से आपने खरीदा है, और जिनमें से क्या आने हैं? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अच्छा, अब हम थोड़ी सी रिवीजन करने लगे हैं डिस्काउंटिंग की। कल डिस्काउंटिंग हमने की थी, उसकी थोड़ी रिवीजन करने लगे हैं। तो उसमें मैंने आपको दो फॉर्मूलेज बताए थे, तो उन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। एक था एनओटी का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था 1 माइनस 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। ये फॉर्मूला जो है मुझे बताएं आप हजरात, ये जो हजरात आज पहले दिन आए, मैंने कहा बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा, ये फॉर्मूला आप मुझे बताएं कि ये फॉर्मूला कब यूज होता है? मैंने इसमें जो बातें लिखवाई थी वो बता दें। मोर देन वन अमाउंट, जो मैंने फिक्रा लिखवाया था, सारे जरा चुप कर जाए, आप लिखवाओ जो फिक्रा था। मोर देन वन अमाउंट एंड दे आर constant and time interval is also constant। अच्छा, तो ये बात नोट कर लें जो हजरात कल नहीं आए थे। मोर देन वन अमाउंट, एक से ज्यादा अमाउंट्स हों, एंड दे आर कांस्टेंट, और वो बराबर हों, एंड टाइम इंटरवल इज ऑल्सो कांस्टेंट। डन। अच्छा, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसके नोट करने का, क्योंकि ये बात कल बता दी थी। इसकी रिवीजन कर लेते हैं। I will receive 600 for 4 years in arrears। I will receive 600 for 4 years in arrears। मैं 4 साल तक 600 रुपए रिसीव करूंगा इन एरियर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। 1, 2, 3, 4 साल। इधर मुझे कितने पैसे आएंगे? 600। इधर 600, इधर 600, इधर 600। क्लियर? इनको मैंने क्या करना है? डिस्काउंट। इनको मैंने क्या करना है? डिस्काउंट। डिस्काउंट करने के लिए क्या करेंगे हम? ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब इस डेटे में 3 बातें पाई जा रही हो। इस डेटे में 3 बातें पाई जा रही हो। नंबर 1 अमाउंट है, हाँ, एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं। मिसाल मैंने अपना कोई एसेट किराए पे दिया हुआ है, तो 600 रुपया मुझे किराया आना है बस। अच्छा, मोर देन 1 अमाउंट है एंड दे आर कांस्टेंट। 600, 600, 600, 600, बड़ा छोटा तो नहीं है, सब बराबर है। एंड टाइम इंटरवल इज ऑल्सो कांस्टेंट। 12 महीने के बाद, फिर 12 महीने के बाद, फिर 12 महीने के बाद, फिर 12 महीने के बाद। तो टाइम दरम्यान में क्या है? जब ये 3 बातें किसी अमाउंट्स में पाई जा रही हों, तो ऐसी सूरत में जो हम डिस्काउंट करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला करेंगे? एनओटी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन फिगर्स को जब बुलाएंगे इधर, तो इसे फ्यूचर वैल्यू निकालना कहते हैं या प्रेजेंट वैल्यू निकालना? इस 600 को बुलाएंगे 600, 600, 600, 600। इसको तो काफी ऊंची आवाज मारनी पड़ेगी, और चारों के चारों किधर आ जाएंगे? लाइन हाजिर होकर इधर आ जाएंगे। कैलकुलेटर पकड़े बगैर बताएं 600 ज़रब 4 कितना होता है? 600 ज़रब 4 2400। मुझे सोच के बताएं जब इसका जवाब यहां आएगा 2400 आएगा, 2400 से ज्यादा आएगा, 2400 से कम आएगा? 2400 क्यों नहीं आएगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 2400 से ज्यादा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिस्काउंट कर लेना है। डिस्काउंट का मतलब होता है कम करेंगे, और हमेशा सवाब 2400 से, जब भी फिगर डिस्काउंट होगी तो डिस्काउंट का मतलब ही ये है कि वो कम हो जाएगी। आप बता दें ये फॉर्मूला क्या मैं यूज कर सकता हूं? अब अगर मैं रेट लेता हूं 10%, तो फिर अब मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं? यहां से मेरा आंसर शुरू हो गया। मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं? 600 को लिखूं। अब 600 को 4 दफा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये जो फैक्टर है ना n, ये इस बात को इंश्योर करेगा
कि ये 604 दफा आ गया है। अब आप मुझे बता दें 600 आपको कितनी दफा नजर आ रहा है? 1 2 3 4, इसलिए n को आप क्या ले लेंगे? 4। तो जब n को आप 4 ले लेंगे तो 600 जो 4 दफा आ रहा है इस फैक्टर को वो इनकॉर्पोरेट कर लेगा और देखिएगा जवाब 2400 से कम आएगा। हो सकते 2000 आए, हो सकते 1800 आए, हो सकते 1900 आए, हो सकते 2100 आए। तो 600 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का मतलब होता है 1 प्लस 10%, 1 प्लस, और 1 प्लस 10% को हम लिखेंगे 1.1 रेज टू पावर माइनस 4, 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर डिवाइडेड बाय 0.1। जी आप बता दें जवाब क्या आ गया? 1902, 1902। इसको नोट कर लें। थोड़ा सा इधर हो जाओ आप भाई, इधर आ जाओ आगे, अगर जगह ठीक है नजर आ रहा। ये भी चलाइए। मैं नोट कर लिया आपने? ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल। ये जो 4 है ना, ये नंबर ऑफ 600 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आपने 4 साल नहीं लेना, ठीक है? तो n लिख लें, नंबर ऑफ अमाउंट्स, नंबर ऑफ अमाउंट्स। तो ये नंबर ऑफ वो गिना है, इसको 4 साल नहीं लेना क्योंकि हमारे सेमी एनुअल और इस किस्म के सवाल आएंगे तो उनमें फिर आपको इशू आ सकता है। तो आपने काउंट करना है 600 कितनी दफा, 1 2 3 4, ये 4 यहां लिख देना। ओके, ये तो एनओटी का था। अब अगला कौन सा फॉर्मूला? मैथमेटिक्स में शायद आपने किसी और तरीके से फॉर्मूला पढ़ा हो, लेकिन बस अब हम यही यूज किया करेंगे, इसी से फेमिलियर हो जाए। अब सिंपल डिस्काउंटिंग क्या है? सिंपल डिस्काउंटिंग उसका फॉर्मूला है 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n, ये फॉर्मूला है। अच्छा, आई विल रिसीव पीछे क्या सवाल था? आई विल रिसीव 600 ईच। पिछले सवाल को सही कर लें। आई विल रिसीव 600 ईच फॉर 4 years इन एरियर्स। पिछले सवाल को सही कर लें, बेहतर कर लें इंग्लिश। आई विल रिसीव 600 ईच फॉर 4 years इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब क्या था पिछले सवाल में? बाद में या साल के शुरू में? साल के एंड पे। तो आई विल रिसीव, प्लीज पिछले सवाल को सही करें। आई विल रिसीव ₹600 ईच फॉर 4 years इन एरियर्स। अब मैं कुछ और लिखने लगा हूं। I will receive 600 at end of 3rd year. I will receive 600 at end of 3rd year. मैं रिसीव करूंगा 600 at end of 3rd year. ये कैसे बनेगा? इधर कुछ आएगा, इधर कुछ आएगा, पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे कुछ आएगा, तीसरे साल के एंड पे कुछ आएगा, कितना? 600। तो फिर इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब मैंने सिर्फ इसी को आवाज मारनी है, बशीर, बस इसी को आवाज मारनी है। तो ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाएं, बड़ा वाला फॉर्मूला। अब ये n नंबर ऑफ पेमेंट्स नहीं होगा, अब ये n होगा नंबर ऑफ ईयर्स। ये n होगा नंबर ऑफ, बोला करें, नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। मैं खड़ा किधर हूं? क्लास में नहीं, मैं ईयर 1 के स्टार्ट पे खड़ा हूं। मैं ईयर 1 के स्टार्ट और ईयर 3 के एंड में बताएं कितने साल बन रहे हैं? 1 2 3। इसको कितने साल पीछे बुलाने? 3 साल पीछे बुलाने। बुलाएं जी, हिम्मत करें। इसकी क्या निकालनी है? जान निकालनी है? नहीं, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये 600 आएगी, 700 आएगी, या 600 से कम आएगी? 600 से, ये 2400 के करीब नहीं आएगी क्योंकि ये 600 4 दफा नहीं है। ये 600 कितनी दफा है?
एक दफा है जी, बताएं। 600 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस 3 451। कहीं दीवानगी में पेपर में डिस्काउंट करते हुए 600 का जवाब 800, 900, 1000, 1200 ना निकाल आइएगा, फिर ना सिर्फ वो परेशान होगा, बाद में आप भी परेशान होंगे और कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक है जी, ये क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू। ये सिंगल अमाउंट की आई है या एक से ज्यादा अमाउंट्स की आई है? सिंगल। इधर एन क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ ईयर्स इसे ना कहो, असल में जो है ना कभी 6 महीने के सवाल आने हैं, बड़े हो जाएंगे तो आपको क्वार्टरली सवाल आने हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स ना कहो, नंबर ऑफ पीरियड्स। कितने पीरियड्स हैं? 1, 2, 3 या 3 साल भी आप कह सकते हैं। डन। तो ये थी जो डिस्काउंटिंग कल हमने सीखी थी, उसकी थोड़ी सी रिवीजन। ओके, आज जी हम एक क्वेश्चन करने लगे हैं जिसका कल वाले पढ़े से कोई ताल्लुक नहीं है। कल वाला मैंने आपको कल लेक्चर यूट्यूब पे मैं कोशिश करूंगा शाम तक अपलोड हो जाए, उसको आप ले लें। वो इंपेयरमेंट लॉस की रिवीजन थी। आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं वो बिल्कुल फ्रेश माइंड से आपने पढ़ना है। वो है जी इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में कि इनटेंजिबल एसेट्स, नोट से मैं रेफर करा दूंगा जब करवाना हुआ, इंटरनली जनरेट होते हैं। इंटरनली जनरेट होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स इंटरनली क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। इंटरनली जनरेट होने में ना असल में चीज सस्ती पड़ जाती है। वही बर्गर आप बाहर से खरीदें आपको 600 रुपए का मिल जाएगा, और वही बर्गर आप घर में बनाए आप 300, 350 का बना लें। एक है बना बनाया खाना ऑर्डर करना, वो महंगा पड़ेगा। एक है घर में इंटरनली बनाना, वो सस्ता पड़ेगा। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन इनटेंजिबल्स खुद बना सकती हैं? क्या ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर बना सकती हैं? इस काबिल हैं ऑर्गेनाइजेशंस के आईटी एक्सपर्ट्स को नौकरी देके खुद बनवा लें? क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई और इंटेंजिबल, मिसाल के तौर पे बोतल बनाने का फॉर्मूला डिजाइन है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन खुद बना सकती हैं? खुद बना सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या ऑर्गेनाइजेशंस इनटेंजिबल्स को इंटरनली जनरेट कर सकती हैं? तो आज हमारी डिस्कशन होने लगी है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स की तरफ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से दफ्तर या कौन कौन सी बिल्डिंग्स होती हैं? एक तो मोहतरम होगा जी फैक्ट्री, चलो ठीक है, वेयर हाउस एक हो जाएगा, उसको भी छोड़ें। एक हो जाएगा शोरूम या सेल्स ऑफिस। सेल्स ऑफिस। इन डिपार्टमेंट्स में से कहां पर हम बोतल बनाने का फॉर्मूला पेप्सी वाले बना रहे होंगे, या पेप्सी वालों की लेज प्रोडक्ट नहीं थी किसी जमाने तक, शायद आपको बताओ, फिर उन्होंने लेज लॉन्च की, तो लेज की जो रेसिपी है वो एक इंटेंजिबल है। लेज की जो रेसिपी है वो एक फॉर्मूला है या इंटेंजिबल है। उस रेसिपी को इन्होंने कहां बनाया होगा? अपनी फैक्ट्री में बनाया होगा, हेड ऑफिस में बनाया होगा, या सेल्स ऑफिस में? अब आपको जहन के अंदर मोहतरम लाना पड़ेगा एक और डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड, जहां पर डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जहां पे वो लंबे लंबे सफेद कलर के चोगे की तरह के कपड़े पहना के जो है वो लोगों को, साइंसदानों को भेज दिया जाता है या एक्सपर्ट्स को भेज दिया जाता है कि मोहतरम आप जाएं और आप जाके यहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। अच्छा, बता दें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च क्या कामयाब होती है हमेशा या नाकामी की तरफ भी जा सकती है? नाकामी की तरफ भी जा सकती है। तो आज हम दरवाजा खोल के यहां से इसके अंदर जाने लगे हैं। किस डिपार्टमेंट के अंदर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होने वाले खर्चों को देखने लगे हैं। अच्छा, मुझे बताएं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होने वाले खर्चों के ऊपर हमारी डिस्कशन क्या होगी, हमारी बहस क्या होगी? एक ऑर्गेनाइजेशन में आप एंटर हुए, आपने पेप्सी वालों को कहा कि पेप्सी वालों ऐसा करते हैं, आप लोग बोतल भी बना रहे हो, आप लोग लेज भी बना रहे हो, तो आप लोग ऐसा करो जैम भी बनाना शुरू कर दो।
अब जो है वो शक्कर का जैम आपने लॉन्च करना है, चीनी का जैम आपने अलग लॉन्च करना है, शहद का जैम आपने अलग लॉन्च करना है, बिल्कुल क्रिएटिव आइडियाज लेके आप चले गए। तो नमक वाला आपने जैम भी लॉन्च करना है। ये सारे आइडियाज आप लेके चले गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। तो क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर आप जो इंटरनली जनरेट करने लगे इंटेंजिबल, क्या ये थोड़े दिनों में हो जाएगा या अरसा लगेगा? महीनों लग सकते हैं या साल लग सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन एक दिन में तैयार हो सकती है इंटरनली जनरेट, महीनों लग गए, साल लग गए बनाते हुए, अभी भी तजर्बा हो रहा है इंसानों पे। अच्छा, दाएं बाएं वाले को देख रहे हैं, देख तेरे पे हुआ लगता है। अच्छा, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फौरन होती है या चलती रहती है? उसके बाद प्रोजेक्ट कामयाब होता है या फेल भी हो जाता है? फेल भी हो जाता है, कुछ अल्लाह को प्यारे भी हो जाते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट जरूरी है कि कामयाब हो या नाकामी की तरफ भी जा सकता है। आप बता दें इस प्रोजेक्ट के अंदर होने वाले खर्चे, अगर आप मेरी तरफ देखो तो, आपसे आगे वाले भाई, अगर आप मेरी तरफ देखो तो इस प्रोजेक्ट के अंदर होने वाले खर्चों के ऊपर आपके ख्याल से हमारी डिस्कशन क्या होगी? कॉस्ट, आगे बोलें कॉस्ट के बाद मसला यह होगा कि इनको जो सैलरीज वगैरह दी जा रही हैं और ये जो लैब के अंदर मटेरियल वगैरह यूज कर रहे हैं और ये जो सर्विसेज अपनी दे रहे हैं साइंसदान आके, इनको जो पेमेंट्स हो रही हैं वो रिसर्च फेज की हैं या डेवलपमेंट फेज की? बोलें क्या मसला आएगा? इनको जो पेमेंट्स की जा रही हैं वो देखना पड़ेगा कि वो रिसर्च फेज की हैं या, अच्छा, चीज बनती हुई कब महसूस होगी? जब रिसर्च फेज चल रही होगी या जब डेवलपमेंट फेज चल रही होगी? जब डेवलपमेंट फेज चल रही होगी। तो हमारी डिस्कशन क्या होगी कि इन खर्चों को हमने मतलब कौन से फेज में एक्सपेंस में डालना है या कैपिटलाइज करना है। हमारी डिस्कशन ये होगी कि इन खर्चों को हमने एक्सपेंस में डालना है या कैपिटलाइज करना है। अच्छा, कोई इंट्रो F1 टाइप चीज पड़ी हुई है? अच्छा, हमने किया प्लांट बाय नहीं आए, प्लांट बाय, हमने किया प्लांट बाय। इसमें जी कॉस्ट ऑफ प्लांट की कॉस्ट, मैं कहता हूं जी प्लांट की कॉस्ट है 100 मिलियन। इसकी इंस्टॉलेशन मिसाल के तौर पे है जी 30 मिलियन, ज्यादा हो गई है, कम कर लें, 5 मिलियन। ये प्लांट की क्या होगी? इंस्टॉलेशन। डैमेज कॉस्ट टू प्लांट इंस्टॉल करते हुए, डैमेज कॉस्ट टू आवर बिल्डिंग। हमारी बिल्डिंग में कोई चीज टूट गई या हमारी बिल्डिंग के अंदर कोई कंप्यूटर पड़े हुए थे वो टूट गए, डैमेज कॉस्ट टू, क्या कोई मिसाल भी लिखते हैं इधर, डैमेज कॉस्ट टू आवर एसेट्स, ओवर अदर एसेट्स। मिसाल लिख लेते हैं ओवर कंप्यूटर, जिसकी कोई यहाँ के प्लांट से तुक्की नहीं है, यानी प्लांट को ला रहे थे अंदर और प्लांट को अंदर लाते 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 जो है वो रास्ते में कंप्यूटर पड़ा, ला उतारो उतारो उतारो, ओ भाई कंप्यूटर नीचे आ गया, कंप्यूटर नीचे आके टूट गया। तो डैमेज कॉस्ट टू आवर कंप्यूटर, प्लांट को इंस्टॉल करते हुए देखा ही नहीं कंप्यूटर नीचे आ गया, कंप्यूटर बोल भी नहीं सका, तो देखा प्लांट इतना बड़ा, कंप्यूटर नीचे आ गया। तो अब ये भी कोई कंप्यूटर मिसाल के तौर पे 7 का था, वो नीचे आ गया। आप बता दें इन खर्चों में से किनको आप कैपिटलाइज करेंगे, किनको एक्सपेंस आउट करेंगे? तो ये जो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, अगर मैं इसके आंसर की तरफ मूव करूं, अजीब क्लास हो रही है, रिक्वायरमेंट बता नहीं रहे, आंसर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आंसर की तरफ मूव करूं तो हाउ आई विल आंसर यू, इसमें प्लांट की कॉस्ट कितनी होगी फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिशिएट किसको करेंगे? तो 105 को मैं कर दूंगा कैपिटलाइज, लाइज आपकी तरफ से, कैपिटा मेरी तरफ से, इसको क्या कर दूंगा मैं? कैपिटलाइज। और ये मेरी बैलेंस शीट में चला जाएगा, पार्क हो जाएगा जाके बैलेंस शीट में। क्लियर? और मैं एक्सपेंस में किसको डालूंगा? एक्सपेंस आउट कर दूंगा 7 को, और ये कहां जाएगी? अभी ये बात अलग है कि ये 105 बैलेंस शीट में जाएगा, फिर प्लांट की लाइफ देखी जाएगी, डेप्रिशिएट होगा, अभी उसकी तरह मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब है जिस दिन खरीदा है प्लांट, तो जिस दिन खरीदा है उस दिन क्या एंट्रीज होंगी?
प्लान डेबिट 105, कैश क्रेडिट 105 और एक्सपेंस डेबिट कंप्यूटर क्रेडिट जो भी आपने करनी है, इस 7 रुपए को आपने प्लांट की कॉस्ट में ऐड, इनको एबनॉर्मल लॉसेस या एबनॉर्मल वेस्टेजेस कहते हैं, जिनको एसेट की कॉस्ट में ऐड। तो जहां प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उसमें भी आपने सीखा था किन कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है और किन कॉस्ट को एक्सपेंस में डाला जाता है। तो जिन कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में डाला जाए और डेप्रिशिएट किया जाए उनको कहते हैं कैपिटलाइज्ड। इनको प्रोटोकॉल देना है, प्रोटोकॉल देके आपने इनको कहां ले जाना है, बैलेंस शीट में ले जाना है। और जिनको बैलेंस शीट में लेके जाने के काबिल नहीं है, यानी 7 रुपए को आप देखेंगे और 7 रुपए बैलेंस शीट में जा रहा होगा, आप 7 रुपए को देखे कहेंगे ट्राई करो दोबारा, करके कहां चला जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से ये मिसाल नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देना था कि कैपिटलाइजेशन में और P&L में खर्चे डालने में जमीन आसमान का फर्क है। इनको बैलेंस शीट में डाला जाएगा और इनको प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, सो वी आर हियर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च और डेवलपमेंट जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही होगी, तो हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च का महीना हमारी क्या चले, रिसर्च। अप्रैल मई जून जुलाई हमारी क्या चले, डेवलपमेंट चले। क्लियर? तो अब इनको कैसे ट्रीट करना है, इनको कैसे ट्रीट करना है, रिसर्च और डेवलपमेंट। अभी आपको इसको कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, तो जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको खुद बता दूंगा। रिसर्च, ये आपने बस लिख लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है घर जाके, ये जो बात कर रहा हूं। रिसर्च इज अ प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन टाइप चीज है कोई। रिसर्च इज अ प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, यानी भी रिसर्च हो रही है सिर्फ। और डेवलपमेंट की डेफिनेशन है एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। एप्लीकेशन होता है ना, अप्लाई करना, रिसर्च को अप्लाई करेंगे अब आप, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। ये एक छोटा सा फर्क है। वैसे तो हमें इस फर्क के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ये साइंसदान ही बता सकते हैं कि ये कौन सी फेज है, रिसर्च है या डेवलपमेंट है। ICAP पेपर में बड़ा क्लियरली बता देता है। तो रिसर्च फेज क्या होती है, शायद तुक्के मारना, आप इसे रिसर्च फेज कह सकते हैं। और जब रिसर्च फेज खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद कौन सी फेज शुरू होती है, डेवलपमेंट। तो रिसर्च इज अ प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, ये एक इन्वेस्टिगेशन है, चीजें देखी जा रही हैं, तजर्बे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के नमक, मुख्तलिफ किस्म की काली मिर्चें डाल के जैम के अंदर तजर्बे किए जा रहे हैं, शक्कर डाली जा रही है, हैवी वाली सादा वाली शक्कर डाली जा रही है और ब्राउन वाली डाली जा रही है, डाल के तजर्बे हो रहे हैं। लेकिन जब उसमें से एक चीज तय हो गई तो उसको अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, उसे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। अब आपके दिल में आ रहा होगा कि एक को एक्सपेंस में डाल दें क्योंकि रिसर्च तो तुक्के टाइप चीज है, और डेवलपमेंट को क्या कर दें, कैपिटलाइज कर दें। नहीं मोहतरम, ऐसा नहीं है। रिसर्च को, मोहतरम मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, रिसर्च के बारे में और कोई दूसरी राय नहीं है। रिसर्च को हम हमेशा किस में डालेंगे, एक्सपेंस में। भाई तू नाराज हो गया यार, चला जाए इधर से। अच्छा नहीं जा रहा, चलो कोई और तजर्बा करते हैं। आप नीचे आएंगे, आप भी नहीं नीचे आ रहे, पूरा ही नीचे आ गया। अच्छा, Alt F4 बंद हो गया। अब वहीं से खुले जी, बिल्कुल। मुनासिब है आप ही चले जाएं। चलें, शुक्र है, लातों के बुत बातों से नहीं। जी भाईजान, इसके बारे में आप क्या फरमा रहे थे, रिसर्च फेज को किसमें डाल दें हम, एक्सपेंस में डाल दें। जिसमें प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग को रिसर्च कहते हैं, इसको एक्सपेंस में डाल दें। इसमें भाईजान दो ऑप्शंस हैं, बुरी वाली डेवलपमेंट, बुरी वाली डेवलपमेंट, कौन सी वाली डेवलपमेंट, बुरी वाली, और अच्छी वाली डेवलपमेंट। इसको कहां डालें, जल्दी जल्दी बता दें। अभी मैंने आपको फर्क नहीं बताया बुरी और अच्छी वाली डेवलपमेंट में, लेकिन आप फिर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे बता दें। डेवलप तो चीज हो रही है, लेकिन अभी बुरी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट भी ऐसे ही अजीब सी चीज चल रही है कोई। इसको कहां डाल दें, एक्सपेंस में, P&L में डालें इसको, बिल्कुल।
और इसको कहां डाल दें, कैपिटलाइज कर दें, नोट कर लें। बी क्विक। काम ना करे, चलो देख लो, करने दो हल्का हल्का, ज्यादा नहीं होगा। लिखो भाई, अच्छी वाली बुरी वाली लिख लिया ना, कर साथ साथ लिख रहे हो। रही ओके अच्छा जी, रिसर्च में कोई अच्छी बुरी बात नहीं, रिसर्च हमेशा एक्सपेंस में जाएगी। आवाज आ रही है, देखो जाके, उससे कोई फर्क नहीं। अब आ रही है आवाज? ओके, रिसर्च हमेशा एक्सपेंस में जाएगी, रिसर्च में अच्छा बुरा कुछ नहीं। चलें जी, सवाल निकालें। वो जो जहां कल हमने एक सवाल किया था, पेज 49 पे आ जाएं। जिनके पास किताब है लेक्चर नोट्स के नाम से, जब किताब आ गई होगी, अभी तो आई नहीं, लेकिन ऑनलाइन जिन्होंने लेट लेक्चर ज्वाइन किए हैं, किताब में लेक्चर नोट्स के नाम से एक चैप्टर होगा। बहरहाल फिलहाल जो नोट्स अपलोडेड हैं पोर्टल पर, उसमें पेज 49 आखिरी पेज, नोट्स दे दो भाई इस रो में, हाथ खड़ा रखें जहां नोट्स नहीं है। और 1 जनवरी 10, अभी हमारी डिस्कशन अपनी जगह है, बुरी वाली डेवलपमेंट क्या है, अच्छी वाली डेवलपमेंट क्या है, लेकिन आपने फिलहाल आइडेंटिफाई करना है डेटा में से। ऑन 1 जनवरी 2010 एन एंटिटी स्टार्टेड अ रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट। ये जो की इंफॉर्मेशन है ना, मेन इंफॉर्मेशन, ये मुझे जरा बताते रहें, बताएं इस दिन क्या हुआ है, रिसर्च स्टार्ट। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, जब रिसर्च भी हो जाएगी और डेवलपमेंट भी हो जाएगी, तो उसके बाद वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में फर्ज करें कोई हमारा स्टाफ है, अगर परमानेंट बेस पे नहीं हमने उसे रखा हुआ, तो उसे सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए लाए थे, तो उस स्टाफ को क्या कहा जाएगा? अब आप छुट्टी करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से साइंसदानों को, जो भी बंदे बैठे होंगे उनको निकाल दिया जाएगा और उनको निकाल कर रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जब वो लोग जा रहे होंगे, तो जाते जाते वो क्या देखे जाएंगे? नहीं, मुर्गी तो नहीं है कि अंडे देखे जाएंगे। जाते जाते वो क्या देखे जाएंगे? फॉर्मूला देखे जाएंगे, दीवारों पे लिख जाएंगे फॉर्मूला, अपनी रिपोर्ट को सफे पे लिख के देके जाएंगे कि पहले इस चीज को डालना है, इतनी क्वांटिटी, रेसिपी जिसे आप कह सकते हैं, वो सारी रेसिपी देके जाएंगे और वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, लॉकर मंगवा के उसके अंदर छुपा के रखी जाएगी। ये जो रेसिपी होगी चीज बनाने की, जैम बनाने की, ठीक है, सॉल्टेड जैम, सॉल्टेड कैरामल जैम, ये जो रेसिपी होगी, ये रेसिपी जो है वो कहां दी जाएगी? नहीं, हेड ऑफिस में क्या करना है, हेड ऑफिस के अंदर डायरेक्टर्स बैठेंगे, डायरेक्टर्स जो है वो एंजॉय करेंगे, तो ये चीजें कहां दे दी जाएंगी? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री के अंदर फिर उस जैम की क्या शुरू हो जाएगी? प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो ये जब रिसर्च मुकम्मल कर लेते हैं, डेवलपमेंट शुरू करते हैं, फिर डेवलपमेंट मुकम्मल कर लेते हैं, डेवलपमेंट मुकम्मल के बाद जो फाइनल चीज बनती है वो किसको हैंड ओवर किया करेंगे? फैक्ट्री को हैंड ओवर किया करेंगे। सादा सादा सी बातें हैं। और फैक्ट्री को हैंड ओवर करेंगे, फैक्ट्री में वहां क्या हो जाएगी? कमर्शियल प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन लॉन्च अगर लफ्ज आ गया पेपर में, तो इसका क्या मतलब होगा? रिसर्च भी मुकम्मल हो चुकी है, डेवलपमेंट भी मुकम्मल हो चुकी है, बल्कि अब प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। अच्छा, मुख्तलिफ फेजेस हैं। 1 तारीख होगी रिसर्च शुरू होने की, फर्ज करें वो है 1 जनवरी, जनवरी फरवरी रिसर्च चली, तो 28 फरवरी की तारीख का क्या नाम रखेंगे? रिसर्च एंड हो गई। अब ये अल्फाज जरा क्रिटिकल हैं, सुनते रहें। 1 जनवरी को रिसर्च शुरू हुई, 28 फरवरी को रिसर्च एंड हो गई, तो इसके 2 नाम हो सकते हैं 28 फरवरी को, या रिसर्च एंड हुई या डेवलपमेंट शुरू हो गई। फर्ज करें बुरी वाली डेवलपमेंट है ही नहीं, डेवलपमेंट सारी अच्छी वाली है, तो फिर 1 फरवरी को अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई, फरवरी मार्च अप्रैल अच्छी वाली डेवलपमेंट चलती रही।
जब डेवलपमेंट चलती रही फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल के एंड पे जाकर डेवलपमेंट खत्म हो गई। तो जब अप्रैल के एंड पे जाकर डेवलपमेंट खत्म हो गई तो व्हाट डज इट मीन, अब प्रोडक्शन किसने शुरू कर दी होगी? फैक्ट्री ने प्रोडक्शन शुरू कर दी होगी। और जो इनटेंजिबल इन्होंने दिया है कितने अरसे में बनाया है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में बना के इन्होंने इनटेंजिबल इनको हैंड ओवर कर दिया 4 महीने में बना के। जब फैक्ट्री के पास ये इंटेंजिबल आ जाएगा तो क्या ये इन प्रोग्रेस टाइप को इंटेंजिबल होगा या ये प्रॉपर फिनिश टाइप इंटेंजिबल होगा? और ये जो इंटेंजिबल होगा इसके बनाने पे कोई ना कोई खर्चा आया होगा। तो ये फैक्ट्री के पास जब इंटेंजिबल आएगा तो ये इंटेंजिबल हमारी कहां नजर आने लग जाएगा? बैलेंस शीट में। इस बैलेंस शीट में जो इंटेंजिबल नजर आ रहा होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी? उसमें जनवरी की तनख्वाह नहीं होगी, फरवरी की तनख्वाह नहीं होगी, बल्कि मार्च और अप्रैल में जो तनख्वाह और जो मटेरियल उन्होंने इस्तेमाल किए उन दोनों को जमा करके, फर्ज करें 10-10 लाख रुपया उनको हमने जनवरी और फरवरी में दिया और 10-10 लाख मार्च और अप्रैल में दिया। जनवरी फरवरी में जो 10-10 लाख दिया वो 20 लाख P&L में चला जाएगा, और जो मार्च अप्रैल के अंदर 10-10 लाख दिया वो 20 लाख कैपिटलाइज हो जाएगा, कैपिटलाइज होके इनटेंजिबल के तौर पे कहां नजर आने लग जाएगा? बैलेंस शीट में। जब तक वो डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हो जाएगी तब तक हम उसको अमोर्टाइज नहीं कर सकेंगे। अमोर्टाइजेशन कब से चार्ज होना शुरू होगी? डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है अमोर्टाइजेशन। उधर नाम क्या लेते थे? लैंड को नहीं, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटर को क्या करते थे? डेप्रिशिएट। और इधर इंटेंजिबल को क्या करेंगे? क्योंकि इंटेंजिबल की भी लाइफ होगी, एक वक्त के बाद हो सकते हैं हमें अपने फॉर्मूलाज बदलने पड़े। आने वाले दिनों में पढ़ेंगे ऐसे भी इंटेंजिबल्स होते हैं जिनकी लाइफ नहीं होती, लेकिन आमतौर पर इंटेंजिबल्स की लाइफ होती है। अच्छा, तो अमोर्टाइज कब से करना शुरू करेंगे? जब डेवलपमेंट शुरू होगी या जब मुकम्मल होगी? अच्छा, ये बिल्डिंग आपके सामने मिसाल के तौर पे बन रही है, ईंट बजरी सीमेंट लगता जा रहा है, बनती जा रही है। जितना अरसा ईंट बजरी सीमेंट लग रहा है उतना अरसा डेप्रिशिएट किया जाता है या नहीं किया जाता? क्योंकि वो तो वर्क इन प्रोग्रेस है। जब वो वर्क इन प्रोग्रेस मुकम्मल होके फाइनल बिल्डिंग आ जाती है जिसमें लोग शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद इसकी क्या शुरू होती है? डेप्रिसिएशन शुरू होती है। तो बिल्कुल डेवलपमेंट उसी तरह है। इंटेंजिबल की डेवलपमेंट आपको आंखों से इस तरह वाज़े नजर नहीं आ रही होती, लेकिन अगर घर आप बनवा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, वो तो आंखों से वाज़े नजर आ रहा होगा। इंटेंजिबल में साइंसदान काम करते जा रहे हैं, सफे पे लिखते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, सफे पे लिखते जा रहे हैं। एक दिन जब वो सफा पकड़ के फैक्ट्री को हैंड ओवर करेंगे, उस दिन से फैक्ट्री इसको वर्क इन प्रोग्रेस वाला इंटेंजिबल कहेगी या मुकम्मल इंटेंजिबल? और इंटेंजिबल को अगर मेरा दिसंबर ईयर एंड है तो मैंने 10 अप्रैल और मार्च और अप्रैल की कितनी तनख्वाह थी उनकी? 10 20 लाख को कैपिटलाइज किया हुआ है। 20 लाख की कॉस्ट को पकड़ के जब मैं अमोर्टाइज करूंगा तो उसको इस साल 9 महीने पे अमोर्टाइज करूंगा या 8 महीने पे? 8 महीने पे, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 गुजर गए, बकाया कितने रह गए? 8। तो 8 महीने पे उसको अमोर्टाइज किया जाएगा। तो अमोर्टाइजेशन कब शुरू होगी? जब 6-7 लोगों ने सही बोला, जब डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी। जब डेवलपमेंट, अब की डेट्स बताएं क्या है? नंबर 1 रिसर्च स्टार्ट होना, नंबर 2 रिसर्च खत्म होना या डेवलपमेंट शुरू होना, एक ही बात है। और अगली डेट डेवलपमेंट एंड होना, और डेवलपमेंट एंड होना या प्रोडक्शन शुरू होना, दोनों का एक ही मतलब है। वापस आ जाएं जिथे दी। क्वेश्चन 8, ऑन 1 जनवरी 2010 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बनाने के लिए। ऑन 1 जनवरी 11 को व्हाट हैपेंड? डेवलपमेंट स्टार्टेड। इसका मतलब है रिसर्च मुक गई ना, रिसर्च एंड हो गई। कितना महीना रिसर्च की? जनवरी, पूरा साल ही हो गया। तो ऑन 1 जनवरी 10 एन एंटिटी स्टार्टेड अ रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट, ऑन 1 जनवरी 11 डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड, बट 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल वर ओनली मेट ऑन 30 सितंबर 11। यह अब आपके लिए नई लाइन है, यह आपके लिए नई लाइन है, बिल्कुल नई लाइन है। But 6 criteria for recording intangible were only met on
30 सितंबर 11। अच्छा ये कोई डेट है, अजीब सी डेट है, इसको लिख लेते हैं। क्या क्या डेट है बोलें? 30 सितंबर 11। अजीब सा लफ्ज उसने लिखा हुआ है, वो लफ्ज बताएं। क्राइटेरिया या 6 क्राइटेरिया, 6 क्राइटेरिया ऑफ रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल। मेट, मेट का क्या मतलब है? पूरे हो गए। इसका मतलब है शायद ये कोई क्राइटेरियाज है जो अभी हम स्टैंडर्ड में देखेंगे, ये पहले मीट नहीं हो रहे थे और आज के बाद मीट होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपको शायद समझ आ रहा हो ये हो क्या रहा है, ये किस तरफ जा रहा है। ये शायद बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही थी पहले और अब किसकी तरफ जाने लगे? अच्छी वाली डेवलपमेंट। अब बुरी वाली और अच्छी वाली डेवलपमेंट क्या है, इस पे हमने बात करनी है कि बुरी वाली डेवलपमेंट वो होती है जो 6 क्राइटेरिया पूरी ना करे। सर कौन से 6 क्राइटेरिया? हमने तो पढ़े नहीं, मुझे पता नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर बाद पढ़ा दूंगा। बुरी वाली डेवलपमेंट क्या होती है? बोले बोले, जो 6 क्राइटेरिया पूरे ना करे। कौन से 6 क्राइटेरिया? पता नहीं कौन से, पता नहीं कौन से। और अच्छी वाली डेवलपमेंट क्या होती है? जो 6 क्राइटेरिया पूरी करते हैं। इसका मतलब है 6 क्राइटेरिया कोई क्राइटेरिया है जो पूरे 30 सितंबर तक नहीं हो रहे थे और 30 सितंबर के बाद पूरे होने शुरू हो गए। एक और की डेट आ रही है सवाल में, वो ढूंढे। डेवलपमेंट कंप्लीट होने का एक और मतलब क्या है? डेवलपमेंट कंप्लीट, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, तो डेवलपमेंट कंप्लीट होने का एक और मतलब हो सकता है प्रोडक्शन स्टार्ट। ये किस दिन हुआ है? 31 अक्टूबर। अक्टूबर को क्या लिखते हैं? 10, 31, 10, 11। तो अब आप मुझे बता दें ये कितने महीने हैं? 12 महीने। 12 महीने, 12 महीने क्या चलती रही है? इसको कहां डालेंगे? एक्सपेंस में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने हैं? 9 महीने डेवलपमेंट चलती रही, लेकिन क्राइटेरिया 9वें महीने पूरा हुआ तो पहले नहीं पूरा हुआ था। एक लाइन उसने लिख दी ना, पूरा हुआ। कोई क्राइटेरिया था, पता नहीं, अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोई क्राइटेरिया था जो पूरा नहीं हुआ था, इस दिन पूरा हुआ। इसका मतलब है इस 9 महीने वो क्राइटेरिया पूरा, तो ये जो 9 महीने होंगे ये किस में चले जाएंगे? बुरी वाली डेवलपमेंट में चले जाएंगे। और 30 सितंबर 11 से 30 सितंबर 12, 12 महीने और एक महीना और डालें 13 महीने। ये कौन सी वाली डेवलपमेंट चली? किस दिन डेवलपमेंट चलना बंद होगी और साइंसदानों को तनख्वाह देनी बंद कर दी? 31/10 को। इसका मतलब है हमारे साल में पीछे कितने महीने बच गए? 2012 के साल में 2 महीने, 11वां महीना और 12वां महीना। इन 2 महीनों में क्या वो जो इंटेंजिबल हमने कई सालों की मेहनत से बनाया है, क्या वो इंटेंजिबल इन 2 महीनों में फैक्ट्री में उसकी प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन। तो वो जो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होगी उसको हम क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये की डेट्स आप नोट कर लें ऐसे कहीं रफ में, पेपर में जरूरी नहीं होगा इनको नोट करना, कहीं रफ वर्किंग में सवाल शुरू करने से पहले हाँ आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। की डेट्स, इंटेंजिबल की प्रोडक्शन नहीं होती असल में। इंटेंजिबल से जो फॉर्मूला बनता है ना, उस फॉर्मूले या रेसिपी को सामने रख के डिशेस बनना शुरू होती हैं, जैम के डब्बे बनना शुरू होंगे। जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देंगे ना 31/10/12 को, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उससे जैम की शीशियां बनाना शुरू कर देगा। तो इंटेंजिबल से बनने वाली प्रोडक्ट बननी शुरू हो जाएगी। इंटेंजिबल तो वो एक सफा होगा जिस पे रेसिपी या फॉर्मूला लिखा होगा। हाँ वो हम देखेंगे। ओके, अब अपने समझने के लिए जी
नहीं, वो मैं बताता हूं। ओके, ये जी हमारा 2010 का साल, ये 11 का साल और ये 12 का साल। क्लियर? जगम जानी 10 को क्या हुआ? रिसर्च स्टार्ट हुई। ये डायग्राम सिर्फ आज के सवाल में बनाई जा रही है आपके समझने के लिए, बाकी डेट्स देख के इंशाल्लाह हम आइंदा जज कर लिया करेंगे। 1 जनवरी 10 रिसर्च स्टार्ट हुई। क्लियर? 1 जनवरी 11 डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। सही है तारीख? 1 जनवरी 11 डेवलपमेंट स्टार्ट हुई जी। 30 सितंबर 11 30 सितंबर, सितंबर कहीं यहां पे आएगा, ऐसा ही है, सितंबर कहीं यहां पे आएगा। अच्छा, ये जो अरसा है इसको मिसाल के तौर पे मैं लेता हूं। रिसर्च है, इतना अरसा रिसर्च चलती रही 1 जनवरी 10 से 1 जनवरी 11, इसको एक्सपेंस आउट करना है। अच्छा, अब मैं पकड़ता हूं जी रेड मार्कर, रेड मार्कर पकड़ के ये बुरी वाली डेवलपमेंट है। शुरू तो हो गई है, 1 जनवरी 11 को डेवलपमेंट शुरू तो हो गई है, लेकिन 30 सितंबर 11 को कोई क्राइटेरिया होते हैं, वो क्राइटेरिया मीट हुए हैं। क्राइटेरिया जिन्होंने साथ सुना नहीं था, ये लफ्ज था रिकॉर्डिंग। क्राइटेरिया ऑफ रिकॉर्डिंग इनटेंजेबल मेट, इनटेंजेबल को रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया पूरा हो गया। इसका मतलब है शायद इससे पहले इंटेंजेबल को रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था, आज के बाद इंटेंजेबल इस काबिल हुआ है कि उसे रिकॉर्ड करें। असल में बुरी वाली डेवलपमेंट में ना कई दफा ऐसा होता है, बुरी वाली डेवलपमेंट सुन ले क्या होती है। उन 6 में से ना मैं आपको एक क्राइटेरिया बता देता हूं ताकि आपको जरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। रिसर्च कर ली, रिसर्च करने के बाद पता चल गया जी इतनी क्वांटिटी चीनी की डालनी है, इतनी क्वांटिटी फलां की डालनी है, इतनी क्वांटिटी फलां की डालनी है। डेवलपमेंट शुरू हो गई। जब डेवलपमेंट शुरू हुई था ना, डेवलपमेंट के दौरान साइंसदानों से आपने पूछा भाई क्या प्रोग्राम है, उन्होंने कहा सर कर तो रहे हैं काम, लेकिन ये पहली दफा डेवलप कर रहे हैं, हमें तो अभी तक डाउट ही है। आपके कहने पे डेवलप तो कर रहे हैं हम, लेकिन पता नहीं ये डेवलपमेंट भी किस रुख पे जाती है। डेवलपमेंट अल्लाह का शुक्र है शुरू हो गई है, लेकिन पता कोई नहीं डेवलपमेंट का बनना क्या है। तो अगर साइंसदान ही डाउट में डाल दें हमें, तो उन 6 में से एक क्राइटेरिया आपको पढ़ाऊंगा। साइंसदानों का प्रोजेक्ट के ऊपर यकीन है कि यकीन है भी या नहीं कि प्रोजेक्ट को, तो साइंसदान अभी डाउट में है। लेकिन 30 सितंबर 11 को अल्लाह का शुक्र है इतनी डेवलपमेंट हो चुकी थी कि यहां पहुंच के साइंसदानों ने कहा जी अब आप टेंशन बिल्कुल ना लें, इंशाल्लाह डेवलपमेंट सही रुख पे चढ़ गई है, अब इंशाल्लाह हम सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। डन। तो 30 सितंबर 11 को कोई 6 क्राइटेरिया थे, वो क्या हो गए? पूरे हो गए। इसके बाद भी काम चलता रहेगा प्रोजेक्ट पे, और प्रोजेक्ट ये तो नहीं देखता कि हमारा जीवन एंड क्या है, प्रोजेक्ट तो अपने तरीके से चलता रहता है। अब काम कब तक चलता रहा? 31 अक्टूबर 12 तक काम चलता रहा। इसमें मेरे ख्याल से हमारा साल भी आ गया। इसको मैं ग्रीन सिग्नल देने लगा हूं, इसको मैं ग्रीन सिग्नल देने लगा हूं क्योंकि मैंने इसको कैपिटलाइज करना है। तो ये 30 सितंबर 11 से ऑनवर्ड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और अगले साल का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये जो मेरी फेज है, ये फेज किसकी चली? कैपिटलाइजेशन की। ये सारी फेज किसकी चली? कैपिटलाइजेशन की। तो रिसर्च को कहां फेंकने? एक्सपेंस में। डेवलपमेंट अगर 6 क्राइटेरिया पूरे ना करे तो उसे बुरी वाली डेवलपमेंट कहेंगे, उसे कहां फेंकने? एक्सपेंस में। जैसे बिल्डिंग घर बनने में अरसा लगता है, ऐसे R&D प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल होने में कई साल लग जाते हैं, और इसके बाद डेवलपमेंट चलती रहेगी। जब मुकम्मल हो जाएगी, इसके बाद प्रोडक्शन, जो मैंने यूनिट बनाया था फैक्ट्री, इसके बाद इनटेंजेबल का एक सफा तैयार हो जाएगा। इस दिन क्या 31/10/12 को डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई? क्या हमने साइंसदानों को तनख्वाहें दे के रवाना कर दिया, जाओ घरों में अपने? अब ये जो सफा बना के दे के गए हैं मेहनत करके, ये हम किस डिपार्टमेंट को दे देंगे? आप बताएं, नवंबर और दिसंबर में क्या वो जैम बाजार में बिक रहे होंगे? जी बिक रहे होंगे। क्लियर हो गया? अब वो जो बनने पे खर्चा आया है, इस साल के खर्चे को कहां डालेंगे?
इस साल के खर्चे को थोड़ा सा एक्सपेंस में, बल्कि ज्यादा सा एक्सपेंस में और थोड़ा सा, और इस साल के खर्चे को, अगला और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये R&D डिपार्टमेंट कितना अरसा खुला रहा? 2 साल 10 महीने। R&D डिपार्टमेंट कितना अरसा खुला रहा? 2 साल और 10 महीने। इसमें पहले साल के खर्चे को, दूसरे साल के खर्चे को और तीसरे साल के हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो बताएं उनको कितने अरसे की हमने तनख्वाहें दी? 2 साल 10 महीने की। अब आप मुझे बताएं 2010 में वो पूरा साल रहे, उनको कितनी तनख्वाह दी? 50। 2011 में वो पूरा साल रहे, उनको कितनी तनख्वाह दी? इसमें कितना रिसर्च है, कितना डेवलपमेंट है, या कितनी अच्छी वाली डेवलपमेंट है, कितनी बुरी वाली डेवलपमेंट है, वो भी बाद में देखते हैं। बस 11 के कैलेंडर में समझ लें, 11 के कैलेंडर ईयर में उनकी कितनी तनख्वाहें दी? 60। 12 में वैसे 25 तो दे दिए, लेकिन इस 25 को कोई 10/12 करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा इसको 10/12 करें, बस 25 समझ रहे, 10 महीने की तनख्वाह है, 10 महीने की तनख्वाह है, डन। लेकिन ये ना समझिएगा नवंबर दिसंबर की भी कोई तनख्वाह इसको दी है। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये R&D डिपार्टमेंट बंद कब कर दिया है? असल में अगर मैं ऐसे लिखूं तो शायद आपको जरा बेहतर समझ आ जाए। आप सारी चीजों को छोड़ें, रिसर्च, डेवलपमेंट, बस मुझे बताएं प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था? 1 जनवरी 10 को। और डेवलपमेंट मुकम्मल कब हुई? 31/10/12। तो इसका मतलब है 1 जनवरी 10 से ये खर्चे हो रहे हैं, और कब होने बंद हो गए हैं? 31/10/12 को। तो क्या मैं कह सकता हूं 50 जो है वो 12 महीने का है, और 60 भी 12 महीने का है, और 25 12 महीने का क्यों नहीं खर्चा? 10 महीने का खर्चा है, 10 महीने का खर्चा। ये 10 महीने की तनख्वाहें हैं। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं एक पंगा लूं, और यार उनको मना करो जाके, इसके साथ लिख दूं 50, गॉट द पॉइंट? इसके साथ लिख दूं 60, डन। इसके साथ देखिएगा, जरा देखिएगा, कहां से बाहर निकला? इधर आ, बंदे तू अपने लेके आ, मैं अपने बंदे लेके आऊं। तो ये जो 50 का खर्चा है, ये आप किस फेज का है? ये 50 का खर्चा किस फेज का है? ये 12 महीने की रिसर्च का है। इसको कहां डालना है? हाँ, एक्सपेंस में। और जो 60 का खर्चा है, इसको तोड़ो, यानी तोड़ो। तो इस 60 को तोड़ेंगे, तोड़ के कितने हिस्से करेंगे? 2 हिस्से करेंगे। बराबर तोड़ने नहीं, 60 को डिवाइड करेंगे 12 महीने से, क्योंकि आपको पता है फैक्ट्री 12 महीने खुली रही, सॉरी R&D डिपार्टमेंट 12 महीने खुला रहा है इस साल। 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, और मल्टीप्लाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मल्टीप्लाइड बाय 9। ये भी कहां चला जाएगा? एक्सपेंस में। और ये जो 3 महीने इनको तनख्वाहें दी 60 × 3/12, ये भी कहां चला जाए? ये कैपिटलाइज होगा, ये कैपिटलाइज होगा। और ये जो 25 पूरा है इस साल में, देखें कोई मसला ही नहीं, तो इसको थोड़ो की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा खर्चा ऑलरेडी 25 का कहां जाना है? लेकिन अगर मैं रेड लाइन को खींच के, कोई टेक्नोलॉजी आ जाए अल्लाह करे आने वाले दिनों में, मैं इसको पकड़ता यहां तक लाता, रेड होती रहती। अगर मैं रेड लाइन को खींच के यहां तक ले आऊं, बिल फर्ज यहां तक ले आऊं, तो फिर ये वाला तो सीधा सीधा एक्सपेंस में, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं। फिर ये वाला रेड और ये वाले ग्रीन को तकसीम करना पड़ेगा। लेकिन मोहतरम अब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय कुछ नहीं करेंगे, अब डिवाइडेड बाय 12 नहीं करेंगे, अब अकल लगाएंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च में बुरी वाली डेवलपमेंट चली 3 महीने, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अच्छी वाली डेवलपमेंट चली।
तो अब उसको फिर हम डिवाइड करेंगे 10 से। ये बड़ा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इंशाल्लाह हम कल रिवीजन करेंगे, दोबारा इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। लेकिन ये बात जरा समझने की कोशिश करनी है, आंखें खोल के रखना है कि R&D डिपार्टमेंट खुला कब। तो जाहिर बात है इस साल 12 महीने की तनख्वाह मिलेगी उनको, साइंसदानों को चोगे पहन के जो आए हैं, और इस महीने इस साल 12 महीने की। लेकिन इस साल 12 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि इस साल तो इस दिन हमने उनको कहा था उठ काम हो गया, कहेंगे कुछ तमीज होता है, नहीं जा, तो हमने उनको रवाना कर दिया था इस दिन। तो इस दिन उनको कितने महीने की तनख्वाह दी होगी इस साल? उनको 10 महीने। जब 10 महीने की तनख्वाह दी होगी, ये तो शुक्र है कोई कुछ 10/12 9 कुछ करना नहीं पड़ा इधर। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि ये सारी ऑलरेडी अच्छी वाली डेवलपमेंट है। ठीक है जी, अब आप मुझे एंट्रीज बता दें। 50 रुपए की रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। 60 रुपए की थोड़ा सा रिसर्च एक्सपेंस नहीं, रिसर्च एक्सपेंस नहीं, डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट कर दें। इंटेंजिबल जैसे बिल्डिंग बन रही होती है ना, बिल्डिंग डेबिट करते हैं, या CWIP वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करते हैं। तो इंटेंजिबल डेबिट कर दें या इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस, जो आपको अच्छा लगे। वैसे इंटेंजिबल विशा कर दें, चले इंटेंजिबल डेबिट, और इस अरसा भी इंटेंजिबल डेबिट। क्लियर? ये आखिर में एक लाइन लिखी हुई है सवाल के, लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज, इसको फिर बाद में देखते हैं। लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज, इस इंटेंजिबल ने हमारे साथ कितना अरसा रहना है? 7 साल। चलें जी, एंट्रीज करना शुरू करें। अब देख लिया मोबाइल, बड़ा मजा आया यार। भाई पूछ रहे हैं इंटेंजिबल अभी बना तो नहीं, डेबिट उसे क्यों करें? तो इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करना शुरू कर दें, कोई नहीं, दोनों चीजें चलती हैं। चलें जी, कौन सा साल? 2010। यार इस पे आप डेट्स अब क्या डालेंगे? प्रैक्टिकली पता क्या होता है? प्रैक्टिकली हर महीने के एंड पे तनख्वाह दी जा रही होती है। वो पागल तो नहीं ना 2 साल 10 महीने मजदूर 2 साल 10 महीने इंतजार करता रहे कि भाई तनख्वाह मिल जाएगी जब प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो प्रैक्टिकली तो इनको कब तनख्वाह दी जाती होगी? हर महीने। इसलिए हम फिर जुगाट कहते हैं आप लोग, हम 31 दिसंबर की डेट डाल दिया करेंगे। तो 31 दिसंबर को हम एंट्री कर देते हैं रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। प्रैक्टिकली तो हर महीने तनख्वाह दी जा रही होती है, हर महीने ये एंट्री हो रही होती है। जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री भी साल में 12 दफा होती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाए, डेप्रिसिएशन की एंट्री साल में 12 दफा होती है, हर महीने के एंड पे, ताकि वो लोग चेक करते रहे कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है। लेकिन हम प्रैक्टिकली ऐसा काम नहीं करते, हम आसानी के लिए डेप्रिसिएशन के साथ डेट कौन सी डाल देते हैं? 31 दिसंबर की। तो बस 31 दिसंबर की डेट डाल के आप एंट्री कर दें, या डेट ना भी डालें, छोड़ें पर। भी 2010 के साल में एंट्री रिसर्च एक्सपेंस डेबिट। जी मोहतरम, रिसर्च को एक्सपेंस में डाला या कैपिटलाइज किया? एक्सपेंस में डाला। अब कौन सा साल जी? ये टेंटिव रखने के लिए 2011। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सितंबर तक वाले को एक्सपेंस में डाल दें और बाकी को कैपिटलाइज कर दें। बस डेवलपमेंट का लफ्ज लिखें, जो मर्जी लफ्ज लिखें, बस ज़हन में होना चाहिए इस पे P&L में डालना है, एक्सपेंस में डालना है। डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट और इंटेंजिबल डेबिट, या वर्क इन प्रोग्रेस भी आगे लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा फिलहाल। इंटेंजिबल डेबिट, इंटेंजिबल बनना शुरू हो गया, और कैश क्रेडिट। अच्छा जी, क्या इस महीने, क्या इस साल पूरा साल R&D डिपार्टमेंट खुला रहा होगा? विजुलाइज करें, दूसरा साल पूरा साल खुला रहा होगा। पूरे साल की तनख्वाह 60 हो गया जी, 60। और अब 60 को पकड़ें, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसको कहां डालना है जी? एक्सपेंस में। और
इनटेंजिबल में कितने अरसे को डालना है आपने? अक्टूबर, सिर्फ समझने के लिए मैं लिख रहा हूं ये, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कैश कितना गया? ये 60 का कैश, क्या ये R&D डिपार्टमेंट पूरा साल खुला रहा? दूसरे साल तो पूरा साल खुला रहा ना, तो इसलिए डिवाइडेड बाय दूसरे साल, तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। पूरा साल खुला रहा तो डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाइड बाय 9। तो 60 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्लियर? तो इसलिए 15 को हम डाल देंगे बैलेंस शीट में। लेकिन यार अभी 15 को बैलेंस शीट में डाल के ना अमोर्टाइज नहीं कर सकते। अमोर्टाइज क्यों नहीं कर सकते? अभी तो वर्क इन, अभी तो सबस चल रहा, लेट इट चल। ओके, अब ये 25 है 10 महीने का, लेकिन हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें सबस ही है सारा, तो सबस परचम फारक करें, साथ ही इधर ले आए, यानी कि एसेट में डाल दें। सबस परचम फारक करें, मुंह से निकल गया, पता नहीं कोई और इधर मतलब ना ले ले। अच्छा 2012 बोले जी, इनटेंजिबल डेबिट। शुक्र है हम रिसर्च फेज से भी निकल चुके हैं, शुक्र है बूढ़ी वाली डेवलपमेंट से भी निकल चुके हैं, अब तो हम जन्नतों में हैं। अब तो ये इंटेंजिबल वाली फिगर है, इसको हमने कहाँ लेके जाना है? बैलेंस शीट में लेके जाना है। तो इन टांगेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, 10 महीने की सारी तनख्वाहें 25 वाली बैलेंस शीट के मुंह पे इस तरह शो कर दें जैसे 7 वाले के मुंह पे एन जी। कितना? 25। डन जी। इंटेंजिबल डेप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते? मोहतरम आप घर बनवा रहे हो, आपका कमरा बन गया, अभी पेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, किचन में टूटियां लग गई हैं, तो आप उसे कैसे डेप्रिशिएट कर सकते हो? अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। तो जब तक चीज अवेलेबल फॉर यूज ना हो, भाई को रेडी फॉर यूज चढ़ा हुआ है बार बार, तो रेडी फॉर यूज ना हो या अवेलेबल फॉर यूज ना हो, तब तक आप उसको डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो आपके लिए मैं ये कहूंगा कि सबज लाइन जब तक चल रही है तब तक पंगे नहीं लेने, ना छेड़ मलंगानू, ठीक है? तो जब तक सबज लाइन चल रही है तब तक आपने पंगे नहीं लेने। ओके। और जिस दिन R&D डिपार्टमेंट वाले डेवलपमेंट मुकम्मल करके हैंडओवर कर जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो उस दिन से हम अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे। तो ओके, प्लीज सेलेक्ट अ कलर फॉर अमोर्टाइजेशन सो दैट दीज कलर्स बी इन आवर माइंड फॉर एवर। पर्पल नो, पिंक, आसान था कोई कलर देखते हैं। ओके, मेरी क्लास मेरी मर्जी। अच्छा जी, तो ये कौन कौन सा महीना है? और चाचे कौन कौन सा महीना है? नवंबर और दिसंबर। तो कितने महीने अमोर्टाइज करेंगे? 2 महीने। इस सारे चाचुओं को अमोर्टाइज करेंगे? सिर्फ एक अच्छा, अब आप मुझे बता दें एज ऑन इंटेंजिबल कितना है? एज ऑन कोई बता सकते? एज ऑन हाथ हिलाएं जरा। एज ऑन इंटेंजिबल कितना है? 15 जमा 25, 40। तो किसको अमोर्टाइज करेंगे? 40 को। 40 को पकड़ें। अच्छा, इस इंटेंजिबल ने हमारे साथ कितना अरसा रहने? 7 साल के बाद एक आवाज आएगी ओह, और ये इंटेंजिबल फ्लाई कर जाएगा। तो लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज 7 years। इधर से ना एक चीज निकलेगी, और किसी की फरमाइश? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट। मुंह से हाथ हटा, दान नहीं नजर आता। अब सही। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। यार ये ना होते कुछ बच्चे रमजान में ये क्लासें ले रहे हो, तो सहरी और अफ्तारी में ना थोड़ा खाया करें वरना ना नींद ही आई रहती है। तो ये ना थोड़ी ध्यान रखना है आप लोगों ने भी इंशाल्लाह, और जो ऑनलाइन ले रहे हैं, बस ये नहीं के रिकॉर्ड तोड़ देने आज। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। अच्छा जी, कॉस्ट बताएं कितनी है? 15 इज इक्वल टू
40 40 तो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट आ गई, डिवाइडेड बाय ये फैक्टर तो हमें 1 साल का डिडक्शन देगा। ये फैक्टर हमें कितने साल का डिडक्शन देगा? 1 साल का डिडक्शन देगा। हमें 1 साल का डिडक्शन चाहिए। देखें जैसे मिसाल के तौर पे मैंने गल कर लेना। अच्छा कोई मिसाल के तौर पे कंप्यूटर है, आपने 2 साल के लिए खरीदा 100 रुपए का। अब ये जो 100 रुपए का खरीदा आपने 2 साल के लिए कंप्यूटर, ये आपने 1 नवंबर को खरीदा 2 साल के लिए। अब अगर आप 100 रुपए के कंप्यूटर को 2 साल पे डिवाइड कर देंगे तो पहले साल की डिडक्शन 50 रुपए आ जाएगी। ये तो हाँ जी बिल्कुल, ये बात तो मुनासिब नहीं है। तो 50 को करेंगे ज़रबे 2/12, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। ये फैक्टर 1 साल की डिडक्शन देता है, लेकिन मुझे मंथ्स बेस पे डेप्रिसिएशन को अपोर्शन करना होता है। तो अगर कोई बंदा दुनिया के अंदर कंप्यूटर खरीदे 1 नवंबर को और कहे कि मैंने इसको 2 साल इस्तेमाल करना है, इस साल पूरे साल की डिडक्शन आएगी या 2 महीने की? 2 महीने की। ओके, अब हर गाय इधर आए। 40/7, ये फैक्टर कितने अरसे की डिडक्शन देगा? 1 साल की। हमें कितने महीनों की चाहिए? 2 महीनों की। जिस दिन डेवलपमेंट मुकम्मल हुई थी इन 2 महीनों की, नवंबर दिसंबर की, इनटू 2/12 बोलें तो 0.95। इसको राउंड करते हुए क्या किया जाएगा? देखें 0.93 है, तो इसको अगर राउंड किया जाएगा तो ये क्या बनेगा? ये 3 नहीं है, ये 3E है, ये गिर जाएगा बेचारा। ये 9 की वहशत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये 0.91 है, इसको अगर राउंड किया जाए तो ये 1 नहीं है, ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर ये 0.97 है तो ये 7 है, ये 7 ही नहीं है, ये बड़ा सा 7 है। तो ये इसको कुरी मारेगा, ये कहेगा ठीक है। तो याद है असूल, ये याद कराने पड़ेंगे, याद है। तो 0.95 को ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है किसके? 1 के। बड़ी बात बताई। 1 अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन। तो हमने शायद 7 साल जैम बनाना है हमने 7 साल। तो 7 साल में से 2 साल हमने जैम कर दिया पूरी मार्केट में, तो उतना हमने अमोर्टाइज कर दिया। ये पूरा 50 और 45 ये भी क्यों नहीं आ रहा इसकी कॉस्ट में? सिर्फ 40 की कॉस्ट आ रही है क्योंकि वो एक्सपेंस आउट हो गई है। उधर ही रखो यार। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से भी एंट्रीज हो सकती हैं, मैं देखता हूं, अगर करवानी है मैं करवा देता हूं। फिलहाल मुझे जरा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स बना लेने दें, उसमें फिर एक ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी। डस्टर किधर है भाई? देख लो। नहीं। ओके, वो सवाल ही क्या जिसमें P&L और बैलेंस शीट ना हो। साथ वाले को मुस्कुरा के देखे कहीं। अच्छा जी, P&L और बैलेंस शीट। साल बता दें। 10, 11, 10, 11, 12। 10 में क्या डालें? अच्छा याद रखिएगा, बैलेंस शीट एज ऑन टाइप चीज होती है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर टाइप चीज होती है। तो रिसर्च एक्सपेंस कितना? 50 का। पहले मुझे P&L पूरा करवा दें। P&L में जाएगा ना 50, और ये डेवलपमेंट एक्सपेंस भी कितना? 45। डन। किस साल? फॉर द ईयर। इस साल का इस साल के P&L में ले जाएं। आगे बताएं। इधर तो अब कुछ भी नहीं है, ये तो बैलेंस शीट में जाना है। किधर बताएं? अमोर्टाइजेशन, ये भी P&L में जाएगा। कितना? 1।
चलें नोट कर लें। इस साल तो रिसर्च नहीं चली ना, और अमोटाइज सिर्फ किस साल हुआ है? 12वें साल। इधर देखें सारे, ये क्या है? साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं, हम उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं। ये क्या है? साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन खुद परेशान है कि ये डेवलपमेंट दवे ही है, लोप ही है, मेंट ही है, खुद भी परेशान है, बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही है। और ये तो जैम बनने शुरू हो गए इंटेंजिबल से, ये उनकी क्या है? अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स बैलेंस शीट। जी, बैलेंस शीट में यार बेहतर है, एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है, लेकिन मैं इस ऑप्शन को पसंद नहीं करूंगा। एक ऑप्शन है ये 39 समझ आया? जरा समझाएं साथ वाले को। ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन अगर इसको आपने तफसील से जो है वो लिखना है तो बेहतर होगा कि पहले साल ना इसको बैलेंस शीट में जरूर वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पे शो कर दें। बैलेंस शीट में जरा बेहतर होगा। बैलेंस शीट में इंटेंजिबल का नाम मुनासिब नहीं होगा, बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जिस वक्त यूजर के हाथों में 11 की बैलेंस शीट जाए ना, तो उसको इल्हाम तो नहीं होना कि 12 में क्या होना है। तो जब वो 11 की बैलेंस शीट देखे तो उसे बता दें कि भाईजान ये इंटेंजिबल है जिस पे काम हो रहा है। ये 11 की बैलेंस शीट हम इसको इस दिन भेजेंगे ना, 31/12/11 को, तो इस वक्त ग्रीन मार्कर इन प्रोग्रेस है या मुकम्मल हो चुका है। तो बेहतर है बैलेंस शीट बनाते हुए थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लें और इसको इंटेंजिबल को क्या शो कर दें? एज अ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर? और अगले साल तो इसको वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पे शो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगले साल 2012 में ब्रॉड डाउन प्लस एडिशंस माइनस अमोर्टाइजेशन, ऐसा ही है। ब्रॉड डाउन कितने? 15, एडिशंस 25 की, ये कितना हो गया? 40। तो 40 वाले में से कितना डेप्रिशिएट हो गया? 1, तो -1, तो ये क्या आ जाएगा? 39। तो अब इंटेंजिबल के साथ वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क हटा दें या लिखा रहने दें? नहीं, ये जो अगले साल में है इधर लिखा रहने दें, इस साल हटा दें, क्योंकि अब ये प्रॉपर इंटेंजिबल। क्या चीज? जी, वो यूज होगा कॉन्सेप्ट। चलो बस ले आओ इधर। तो पहली फिगर क्या होगी हमारे सवाल में? रिसर्च स्टार्टेड, और दूसरी रिसर्च एंड हो गई या डेवलपमेंट शुरू हो गई? अच्छा, डेवलपमेंट शुरू होने के बाद, डेवलपमेंट मुकम्मल होने से पहले ना, डेवलपमेंट शुरू होने के बाद, ये तो बुरी वाली है ना, डेवलपमेंट शुरू होने के बाद डेवलपमेंट मुकम्मल होने से पहले की किसी डेट में अगर कह दे 6 क्राइटेरिया पूरे हो गए हैं, तो इसका मतलब है उससे पहले डेवलपमेंट में 6 क्राइटेरिया पूरे नहीं थे, तो इस अरसे को फिर क्या कह दिया करेंगे? बुरी वाली डेवलपमेंट। तो टेक्निकली स्पीकिंग इधर देखें, ये हमारी रिसर्च चली है, ये हमारी क्या चली है, और ये क्या चली है?
डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट चली है। लेकिन डेवलपमेंट को तोड़ के हमने बुरी वाली डेवलपमेंट और अच्छी वाली डेवलपमेंट में शिफ्ट कर दिया। 6 क्राइटेरिया स्टैंडर्ड के अंदर है, वो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। ओके, अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 46। ये जो मैंने मिटाया है इसको आपने मिटाना नहीं है, लेकिन इसके अलावा वाला सारी लाइन पढ़ लें और सारा डेटा समझ लें और रिक्वायरमेंट भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, हमने चलें पढ़ लें एक दफा। मैंने माना अलग से नहीं बता रहा रिसर्च कब खत्म हुई, डेवलपमेंट कब शुरू हुई, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी इंडिकेशन है कि आप पकड़ लेंगे कौन सा खर्चे में जाना है, कौन सा एसेट में जाना है। ऐसी कोई ना कोई इंडिकेशन है सवाल में। इतना क्लियर सवाल नहीं है ये जितना पिछला ज्यादा क्लियर सवाल था, लेकिन डेटा बड़ा आसान है। अच्छा जी, सवाल ने जो बिस्मिल्लाह की है वही बड़े अजीब तरीके से किया है। 1 जनवरी 1, अजीब सी इंग्लिश लिखी हुई है, R&D स्टार्टेड, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। हालांकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे रिसर्च हुआ करेगी, खत्म हुआ करेगी, डेवलपमेंट शुरू हुआ करेगी, लेकिन एक अजीब सी लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी है इसने? R&D स्टार्टेड। किस दिन जी? 1 जनवरी 2001 को। अच्छा, हमने लाइंस कौन सी यूज की थी? रिसर्च के लिए येलो मार्कर और बुरी वाली डेवलपमेंट के लिए रेड, अच्छी वाली डेवलपमेंट के लिए ग्रीन, और जब मुकम्मल हो जाए तो स्काई ब्लू। अच्छा, तो ऑन 1 जनवरी 2010 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन अ प्रोजेक्ट। डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलोज। GR&D 31 दिसंबर में कितनी कॉस्ट हुई? 120। 2002 में अभी नीचे वाली लाइन ना पढ़े, अभी नीचे वाली लाइन ना पढ़े। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर 2001 एंड 2000 एज्यूमिंग द प्रोजेक्ट इज येट नॉट कंप्लीट ऑन 31 दिसंबर 2। एज्यूम करें अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ का क्या मतलब है? होना ही नहीं कंप्लीट, या फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ? फिलहाल कंप्लीट। अगर फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्लीट हो तो जाएगा ना कभी, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो मुझे बताएं, क्या डेवलपमेंट मुकम्मल होना इस सवाल में कहीं है? तो इसका मतलब है डेवलपमेंट चल रही है। अब एक लाइन सवाल के अंदर जो है वो बीच में लिखी हुई है, वो मैं बाद में पढ़ता हूं। एक बात मैं आपके लिए पहले लिख दूं, 31/12/2002 जो हमारे सवाल का ईयर एंड है, प्रोजेक्ट येट नॉट कंप्लीट। क्या ये लाइन लिख सकता हूं? यानी कोई डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हुई। ये कहां से पता चला? 1 जनवरी को R&D शुरू हो गई है, पहली लाइन से। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग प्रोजेक्ट इज येट नॉट कंप्लीट ऑन, इसका मतलब है 31/12/2 तक अभी तक हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। क्लियर? 31/12। ओके, अब एक लाइन बीच में आ रही है, वो शायद हमें हेल्प कर दे कि किन खर्चों को हमने P&L में फेंकना है और किन को हमने कैपिटलाइज। वो लाइन क्या है? ऑन 1 सितंबर 2000, पहले साल, ऑन 1 सितंबर 2001 रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल वाज। इसका क्या मतलब है? बिफोर दिस डेट इट वाज नॉट मेट। तो इस डेट को कोई इंटेंजिबल रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया पूरा हो गया, तो इससे पहले पूरा नहीं हो रहा था ना। तो इसका मतलब है बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही थी। रिसर्च को तो वैसे ही हम फारग करा देंगे, रिसर्च के बारे में कोई लिखा ही नहीं इससे ज्यादा ने हमारे सवाल में। तो इसका मतलब है, बोले 1 सितंबर 2001 क्राइटेरिया मेट। अब ये 3 डेट्स आपके सामने आ गई हैं।
इस 8 महीने को, नौवां नहीं गिनना क्योंकि यकम सितंबर है ना, इस 8 महीने को कहां डालेंगे? एक्सपेंस में। और फिर 9वां 10वां 11वां 12वां ये वाले 4 महीने और अगला पूरा साल। क्या क्राइटेरिया मेट होता रहा? वो पॉइंट आ गया था जहां से साइंसदानों ने ओके सिग्नल दे दिया था कि हमारी तरफ से काम सही चल रहा है। तो शुक्र है रिसर्च अलग से पकड़ी नहीं गई हमारे से, लेकिन फिर भी खर्चे में क्या डालना है वो शुक्र है सवाल में क्या गया, पकड़ा गया। क्लियर? अच्छा, अब आप बता दें 2001 और 2002 किस दिन वो क्राइटेरिया शेटेरिया पूरा कोई हुआ है? इस दिन कहीं? अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि रेड मार्कर यूज कर लूं, येलो? मेरी मर्जी है, जो मर्जी यूज कर लूं। रेड यूज कर लेता हूं, रेड यूज कर लेते हैं। रेड करने दे यार, कह दिया बात खत्म होगी तो बंदे लेके आ रहा है। ठीक है जी, इसको आप रिसर्च कह दें, बुरी वाली डेवलपमेंट कह दें, जो मर्जी कह दें, बस ये सवाल में लिखा हुआ है कि इस दिन क्राइटेरिया मीट हो गया। तो इससे पहले मीट, ये कौन सी तारीख है? यकम सितंबर 2001। आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने भी साइड में हैं। अच्छा, और अगला तो शुक्र है क्राइटेरिया मीट हो गया है, लेकिन ये ऐसा ग्रीन है जो ग्रीनो ग्रीन है और स्काई ब्लू तक नहीं लेके गया, क्योंकि इस सवाल में वैसे इंटेंजिबल की लाइफ भी शायद इसलिए नहीं दी हुई क्योंकि इंटेंजिबल अभी मुकम्मल हुआ ही नहीं। तो ये कोई ऐसी कोरोना वैक्सीन है जो बनती जा रही है, अभी तक भी नहीं बन सकी। क्लियर? तो अब इस सारे अरसे को कहां डाल देंगे? अच्छा, अब मुझे यार ये बता दें कि फैक्ट्री जो है, सॉरी R&D डिपार्टमेंट कितने साल खुला रहा? पूरे 2 साल, पूरे 2 साल खुला रहा। हमें पूरे के पूरे 2 साल कंफर्म है खुला रहा, क्योंकि शुरू भी हमारे साल के एंड से हो रहा था और एंड तो अभी हुआ ही नहीं कि साल खत्म हो गया। प्रोजेक्ट एंड अभी होना था कि साल उससे पहले क्या हो गया, खत्म हो गया। अब खर्चा बताएं कितना है? 2001 का 120 और 2002 का 100। तो 120 को तोड़ना पड़ेगा या 100 को? 120 को। 120 ये 12 महीने खर्चा होता रहा और इसके बाद 100। क्लियर? तो इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं हम सोचेंगे कि मोहतरम अब अमोर्टाइजेशन भी करनी है। डन? तो बता दें 120 ज़रब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने। 120 इंटू 8/12 एक्सपेंस में, 120 इंटू 4/12 कहां जाएगा? कैपिटलाइज होगा और ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा। क्लियर? एक और फड्डा इस सवाल में, वो कल वाली रिवीजन है, जो हजरात नहीं आए थे परेशान होने की जरूरत नहीं। इम्पेयरमेंट इन्होंने पढ़ी होगी। इम्पेयरमेंट लॉस ये होता है, पढ़ी हुई ना FR1 में। इम्पेयरमेंट लॉस ये होता है कि जो एसेट की कैरिंग अमाउंट होती है ना, जो बैलेंस शीट में आ रही हो, उसे रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं। तो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करते हैं, और अगर कैरिंग अमाउंट 100 रुपया है और रिकवरेबल अमाउंट 98 है, तो इसका मतलब है आप एसेट से रिकवर नहीं कर सकते उतना ज्यादा। तो आप 100 रुपए के एसेट को गिरा के किस पे ले आए? 90 पे। तो ये सवाल में एक नई चीज उसने डाली, क्या दे दी हमें? एज ऑन 31/12 1 और एज ऑन 31/12 2। तो सबसे पहले मैं आसानी के लिए काम कर रहा हूं, मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि सवाल है ही फिलहाल 31/12 का। सवाल है ही किसका? सिर्फ 31/12 का। तो 31/12 की वैल्यूज निकाल लेते हैं और 31/12 की कोई एंट्रीज नहीं करेंगे। पहले 31/12 के एंड पे एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, क्योंकि क्या सवाल में गिवन है और पिछले सवाल में रिकवरेबल अमाउंट गिवन नहीं थी। तो आप जज्बाती होकर 2002 की एंट्रीज नहीं करेंगे, पहले आप 2001 की जो है वो एंट्रीज करके इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, फिर किस साल की एंट्रीज करेंगे? 2002 की। तो फिलहाल आप अपनी नजर 2002 पे रखें या सिर्फ 2001 पे रखें? तो 120 की जो नॉर्मल एंट्री है पहले वो तो कराएं, इंपेयरमेंट तो बाद की बात है। 120 की जो नॉर्मल एंट्री है वो करवा दें।
कौन सा साल है पहला? 2001। जी मोहतरम, 2001, 120 रुपए की एंट्री। बोलें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट या एक्सपेंस डेबिट, जो मर्जी नाम रखें, बस एक्सपेंस डेबिट जरूर कर दीजिएगा। कितने महीने? 8 महीने। कैश क्रेडिट 120। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस कहां डालने? P&L में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जी 120 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 12 इसलिए कर रहा हूं कि यकम जनवरी को प्रोजेक्ट शुरू हो चुका हुआ था, तो 120 पूरे 12 महीने का है। कितना आ गया? 80। और बाकी यार इस सवाल में तो पूरा ही नहीं हो रहा। बेशक आप साथ साथ ही वर्क इन प्रोग्रेस लिखते रहे, नहीं लिखना ना लिखें, आपकी मर्जी है। पिछले सवाल ही की तरह मैं चलता हूं। अभी इंटेंजिबल ही खाली बैलेंस शीट के फेस पे वर्क इन प्रोग्रेस लिख देंगे, वो कोई मसला नहीं, लेकिन बस जहन में रखें कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस ही है। कितना हो गया? 40। डन। ये किस साल की एंट्रीज होगी? 2001 की। अमोर्टाइज क्यों नहीं करना? अच्छा, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री कर लूं और फिर उसकी कैलकुलेशन करूं, या हो सकता है इंपेयर ना हुआ हो सकता है इंपेयरमेंट लॉस का FR1 में क्या पढ़ा हुआ है आपने असूल? कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करते हैं? एक बात याद रखिएगा, कैरिंग अमाउंट वो होती है जो बैलेंस शीट में जाती है। कैरिंग अमाउंट वो कभी नहीं होती जो P&L में जाती है। कैरिंग अमाउंट वो होती है जिसमें आपने बैलेंस शीट में इसको कैरी किया हुआ है। तो कैरिंग अमाउंट P&L की फिगर है या कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट की फिगर है? अब आप मुझे बताएं, मैंने अपनी किताबों में इसे किस पे कैरी किया हुआ है? 40 पे। ये गलती ना कर दीजिएगा कि मैंने अपनी किताबों में से 80 जमा 40 120 पे कैरी किया है। ये गलती भी ना कीजिएगा कि मैंने किताबों में 80 पे कैरी किया है। मैंने किताबों में किस पे कैरी किया है? अब मैं एक एंट्री की जगह छोड़ के एक वर्किंग करता हूं। इंपेयरमेंट लॉस या इंपेयरमेंट टेस्ट किस साल का? अभी हमारी बिला से 2002 में साइंसदानों को कितनी तनख्वाह दी है? किसी बताने वाले ने बताया हो भाईजान किस प्रोजेक्ट में हाथ डाल लिया, ये तो इंपेयर हो सकता है आपका। नीचे थोड़ा, तो कितनी देर से करवाओ चाहिए जी। तो हम बात ये कर रहे थे कि कैरिंग अमाउंट वो होती है जो बैलेंस शीट में आ रही हो या जो P&L में आ रही हो? बैलेंस शीट में। जो फिगर बैलेंस शीट में आ रही है डेट इज कॉल्ड एज बोलें कैरिंग अमाउंट। हमारी किताबों में इस वक्त कैरी कितने पे हुआ है? 40। तो इंपेयरमेंट टेस्ट होता है, आप कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट से, और इसमें कैरिंग अमाउंट जो है वो मेरे सवाल में अवेलेबल है एज ऑन 31/12/1। इसकी कैरिंग अमाउंट जो किताबों में कितने पे आई है? 40। अब 2002 में हमारी बिला से साइंसदानों को कितनी तनख्वाह दें? हम तो इस वक्त कहां खड़े हैं? पाकिस्तान में 31/12/1 पे। रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31/12/1 इज 90। तो अब मोहतरम 40 वाली चीज अगर मुझे 90 देके जा सकती है तो ये चीज है या चीजा है? चीजा है या चीजी है? चीजा है, ये चीजी तो नहीं है। तो ये 40 वाली चीज हमें कितना देके जा सकती है? 90। तो ये तो दुनिया में जन्नत के मजे हैं, जबरदस्त। तो क्या ये इंपेयर हो गया है? अगर आपने इसको इंपेयर किया तो ये ऐसे ही चपेट मार देगा आपको, भाई मुझे किस चीज का इंपेयर कर रहे हो? तो 40 वाली चीज को गिरा के 90 पे ले जाएं? नहीं। तो मैंने कहा था जिस वक्त रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होगी आपको इंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो पेपर में बेशक आप इस तरह लिख दीजिएगा, नो इंपेयरमेंट लॉस। कोई उल्टी चीज नहीं है, डिम्पेयरमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, तो इसलिए इंपेयरमेंट नहीं हुई। तो जब हुई नहीं तो इसकी एंट्री भी कोई नहीं। हाँ, कोई फोरसीन
गेन है तो वो रिकॉर्ड नहीं करने, इधर देख लो, तो फोरसीन गेन रिकॉर्ड नहीं करने बल्कि फोरसीन लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं। तो फ्यूचर में तो कोई लॉस आने वाले नहीं। 40 वाली चीज आंखें बंद करो 90 दे जाए तो भाई कौन सी इंपेयरमेंट, कौन सा गम। तो और कोई जनरल एंट्री नहीं होगी पेपर में, ये क्रॉस डालने की जरूरत नहीं है, और कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। डन। अब अगले साल पहले सादा तरीके से जो हम एंट्रीज कर रहे थे वो करते हैं, फिर अगले साल दोबारा इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे। ये पहला साल हमारा मुकम्मल हुआ। अच्छा जी, अगले साल कितना खर्चा हो रहा है भाई? अबे ये भाई ये कौन सा खर्चा रे? सब्जो सबज, ये सारा सबज है। सबज का किस में डाल दें? कैपिटलाइज में डाल दें। इसको मिटा देते हैं, वरना किसी ने कहना तीसरे साल की ये एंट्रीज करनी है। कैच इट। ओके, यू आर सेलेक्टेड। 2002, तो 2002 में बता दें कितने से एंट्री होगी? इंटेंजिबल डेबिट 100, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी? 100 से। क्लियर? अब अगर आप इधर खड़े होके देखें, इधर खड़े होके देखें तो इंटेंजिबल में एज ऑन कितना बैलेंस है? एज ऑन कितना बैलेंस है? एज ऑन में फॉर द ईयर को देखते हैं या पिछले सारे सालों को देखते हैं? पिछले सारे सालों को देखते हैं। तो अब मेरे इंटेंजिबल की कैरिंग अमाउंट क्या है? 140। अब मैंने अगेन इसको किससे गुजारना है? इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। मैंने अगेन इसको एक्सरे मशीन से गुजारना है, फिर पता चलेगा कहां कहां से टूटी हुई है हड्डी। तो इंपेयरमेंट टेस्ट से इसे गुजारें। और ले आओ, कौन है जी? सर वही वाला एसेट है। अच्छा, पिछली दफा वाला ले आओ। इसको मोटा हो गया जी सर, 40 140 का हो गया। लिटाओ इसको एक्सरे मशीन पे, लिटाओ जल्दी 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 जल्दी। कैरिंग अमाउंट तू ना बोला कर। कैरिंग अमाउंट कितना? एज ऑन 40 में 100 140। ऑन करो बटन, ना ना ऑन करो बटन, रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट करें जी, बटन ऑन। रिकवरेबल अमाउंट बूस्टर लगवा ली? अच्छा, वो एक कोरोना की स्पेलिंग भी भूल गए आप तो, बूस्टर कहां लगवानी है तुमने? अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट कितनी? देखें साथ वाले को बूस्टर लगी हुई है, जरा चेक करें शक्ल को, देखें उसको शक्ल देख के क्या लग रहा है? लगी? आपने लगता है लगवाई, आप चुप चुप हो, नहीं लगवाई, लग भी नहीं रहा। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट बोले 110। बटन ऑन कर दिया जी भाईजान। हड्डी टूटी हुई है नहीं टूटी हुई? टूटी हुई है हड्डी, ठीक है, टूटी हुई है हड्डी। कितने से टूटी हुई है? 30 टूटी हुई है। कितने का लॉस आ गया? 30 का लॉस आ गया। ओहो, भाई कह रहे हैं आई एम सैड सैड, इनको ले जाएं। अच्छा, तो इसकी एंट्री बता दे कोई, माइका लाल, कोई वालदा का रेड, इसकी एंट्री बता दे जल्दी। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट, कम्युलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। आप लोगों ने बताना कब टाइम खत्म होने, वरना ये तो ब्रेक ही नहीं लगनी। बता जब खत्म हो। आप लोग मैंने घड़ी नहीं लग यार, घड़ी ना लगवाना इस रूम में, मजा ही नहीं आता पढ़ने का। अकम्युलेटेड इंपेयरमेंट लॉस बोलें जी 30। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट एंड अकम्युलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अब मोहतरम आप कोई बात कर दें जिससे मैं अश अश कर उठूं। अमोर्टाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई बात करें, वो सवाल ही क्या जिसमें P&L और बैलेंस शीट ना हो। तो अब हमने कितने सालों के P&L बैलेंस शीट बनानी है? 2 सालों। यहां तक एंट्रीज नोट कर लें। P&L बैलेंस शीट भी बना दें शक।
यही तो मैं देखूंगा आप कितने पे करते हो। जब इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आना तो एंट्री भी नहीं होनी, इम्पेयरमेंट लॉस आएगा तब एंट्री होगी। और ये याद बात, कैरिंग अमाउंट से मुराद एक्सपेंस नहीं होता, कैरिंग अमाउंट से मुराद वो अमाउंट होती है जो एसेट के तौर पे नजर आ रही है। ओके प्रॉफिट एंड लॉस 2001 और 2 R&D एक्सपेंस 80, इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा ये वाला होता है ना, ये P&L में जाता है और ये बैलेंस शीट में एज अ नेगेटिव फिगर, ये P&L में जाता है। इम्पेयरमेंट लॉस 30। तो ये मैं पिछले सालों की एंट्रीज क्यों नहीं देख रहा होता P&L बनाते हुए, क्योंकि P&L फॉर द ईयर बनता है और बैलेंस शीट में फिर पीछे से भी देखना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस शीट क्या बनती है, एज ऑन। हाँ, इस सवाल में दोनों सालों में ही वर्क इन प्रोग्रेस लिख दो और आप इसको देखें भी, यहां से आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही होगी, ये देखें, इधर भी वर्क इन प्रोग्रेस है, ये देख लें, मतलब ही ग्रीन लाइन का ये है, और इधर भी वर्क इन प्रोग्रेस है। वो तो स्काई ब्लू जब आ गई थी तो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहा था, फिर इनटेंजिबल प्रॉपर बन गया था। अच्छा जी, इनटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस 40, इंपेयरमेंट माइनस करने की जरूरत नहीं है, 40 क्लियर। अच्छा, आगे दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि आप 40 देखिएगा फिगर्स, 40 जमा 100 माइनस 30, 40 जमा 100 माइनस 30 110। लेकिन अगर आपने थोड़ी बेटर प्रेजेंटेशन अपने समझने के लिए करनी है तो उसमें फिर मैं ये कहूंगा कि आप 40 का खर्चा हुआ जमा 100 लेस accumulated impairment, less accumulated impairment loss। इस साल का कितना, इस साल का भी यही है, एज ऑन भी यही है, क्योंकि और कभी हुआ ही नहीं था। अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन भी पिछले सवाल में माइनस कर सकते थे हम इस तरह बैलेंस शीट बनाते हुए, अगर ये लाइन डाल दें तो एक्सेप्टेबल है, और नेट करके भी शो कर दें तो कोई मसला नहीं। ओके, अब इन चीजों को जरा थ्योरी से टेक कर ले और फिर कल इसको बस होमवर्क में कोई सवाल नहीं है, यही आपने करना है। भाई ये 2-4 मिनट हैं, जरा तसल्ली से ना इसको आप दे दें। पेज 7 हमारे नोट्स का, एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल इज क्रिएटेड बाय कंपनी थ्रू इट्स ऑन एफर्ट। जैसे फॉर्मूला बना लिया, प्रोसेस बना लिया, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल। It is sometimes difficult to assess whether an internally generated intangible asset qualify for recognition because of problems। ये एक जनरल सी बात है, मैंने आपसे नहीं की थी। कहते हैं it is sometimes difficult कि internally generated intangible रिकॉर्ड भी होना चाहिए या नहीं।
हमने तो वैसे रिकॉर्ड किया है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया है। कहते हैं वैसे आमतौर पे मुश्किल ही होता है इंटरनली जनरेटेड रिकॉर्ड करना, क्योंकि कई दफ़ा शनाख्त नहीं हो रही होती इसकी, और कई दफ़ा इसकी कॉस्ट मैयर नहीं हो रही होती। लेकिन ऐसा पेपर में नहीं होगा, ऐसा पेपर में होगा तो वो खुद ही बता देगा। कहते हैं आमतौर पे इंटरनली जनरेटेड कभी कभी ना उनकी शनाख्त नहीं हो पाती, और कभी कभी जो है वो इंटरनली जनरेटेड, इनकी मैं मिसालें आपको एक दो कराऊंगा। जैसे बिजनेस का ब्रांड का नाम बन रहा है, अब वो किस तरह बन रहा है, क्या कॉस्ट है उस पर आ रही, वो चीज़ें पता नहीं चलती। रेसिपी फार्मूला पता चल जाता है कैसे बन रहा है। तो इस लाइन को फिलहाल आइंदा तफसील से देखेंगे। इधर आए जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, टू असेस, ये जानने के लिए कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग एन एंटिटी क्लासिफाइज द जनरेशन जनरेट करना, बनना इन टू कैटेगरीज, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो कहते हैं लोगों ने यह मशवरा दिया है, अकाउंटेंट्स ने, कि आप कितनी स्टेजेस में ब्रेक कर दो इंटेंजिबल को, 2 में, नंबर 1 एंड नंबर 2। रिसर्च फेज की डेफिनेशन, कल मैंने आपको बताया था डेफिनेशंस किस पैरा में मिलेंगी स्टैंडर्ड के, पैरा 8 के अंदर, शुरू वाले पैराज में रिसर्च की डेफिनेशन है। बिल्कुल याद नहीं करनी, एक नजर मार लें, ताकि अगर कभी खुदा ना खास्ता पेपर में उसने रिसर्च का लफ्ज ना लिखा हो, बल्कि ये लाइन लिख कि ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन का मतलब क्या होता है, ये रिसर्च है या ये डेवलपमेंट है। ऐसा वैसे करता नहीं है, अगर कभी करेगा तो स्टैंडर्ड खोल के आप डेफिनेशन देख सकेंगे। रिसर्च इज ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इन चीजों को कुछ समझना हमें ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए ये स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नो इंटेंजिबल अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च शैल बी रिकॉग्नाइज्ड। समझ आ गया? रिसर्च से इंटेंजिबल पैदा नहीं होते, बल्कि ये कहां चले जाते हैं, एक्सपेंस में। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च shall be recognized as an, ये है जी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, as an when it is, ये थ्योरी पहले नहीं पढ़ाई जाती थी, आज से तकरीबन साल डेढ़ पहले, लेकिन जब से एमसीक्यूज आने लगे हैं ना, तब से ये थ्योरी भी पढ़ानी मजबूरी बन गई है। अच्छा, एमसीक्यूज पेपर में वही 10-12 नंबर जिस तरह FR1 में आते हैं, ये एग्जांपल्स हैं, ये रिसर्च की टेक कर लें, ये हम कल देख लेंगे। ये एग्जांपल्स याद नहीं करनी, आज जाके ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरा स्टैंडर्ड का, आज जाके आपने इस पैरे को हाईलाइट करना है स्टैंडर्ड से, पैरा 56। क्यों? रिसर्च की एग्जांपल्स याद नहीं करनी, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर सवाल में कभी लफ्ज आ गया कि ये वाला काम चल रहा है, तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ये पैरा, तो फिर हम इसको क्या समझेंगे, ये रिसर्च चल रहा है या डेवलपमेंट चल रहा है? क्योंकि आईकेप को पता है ये चीजें आप याद नहीं कर सकते, आपको बस ये पता होना चाहिए जबानी कि रिसर्च कहां जानी है, एक्सपेंस में। बुरी वाली डेवलपमेंट एक्सपेंस में, अच्छी वाली डेवलपमेंट कैपिटलाइज होनी है। इसी तरह ये बातें हैं, डेवलपमेंट के बारे में कुछ बातें हैं, अब करने की जरूरत नहीं है, बस फ्रेश माइंड के साथ करें, इनको पढ़ेंगे, लेकिन ये चीजें जरा स्टैंडर्ड से बस हाईलाइट कर लें जाके आज। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हाइब्रिड वाले बैठे रहें 2 मिनट।